सादर प्रणाम। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर उस संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं जिसने इस समय पूरे देश में तनाव का वातावरण बनाया हुआ है। हमारा आज का विषय है अग्निपथ की अग्नि परीक्षा। भारत सरकार के द्वारा एक लंबे चिंतन मनन के बाद सेना में भर्ती के संदर्भ में सुधार की प्रक्रिया के तहत एक नई स्कीम लॉन्च की गई। उसका नाम दिया गया अग्निपथ। इसके तहत बताया गया कि हम भारतीय सेना में अब तक का सबसे बड़ा सुधार करने जा रहे हैं और सुधार की इस कार्रवाई के तहत भारतीय सेना की अभी जो औसत उम्र तकरीबन 32 साल है, इस सुधार के चलते वह 26 साल पर आ जाएगी। इसका अर्थ होगा कि हमारी सेना ज़्यादा युवा होगी, ज़्यादा उत्साही होगी, ज़्यादा कर्मठ होगी। और इसके तहत कार्यक्रम के अंजाम ये दिया गया कि हम एक नई भर्ती योजना के तहत 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को भर्ती करेंगे। यह भर्ती 4 साल के लिए होगी। 4 साल के अंतर्गत 6 महीने की उन्हें प्रारंभ में ट्रेनिंग दी जाएगी और बाकी समय उनकी सेवाओं का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। ये जो 4 साल के लिए भर्ती किए गए लोग हैं, इनमें से एक चौथाई अर्थात 25% को आगे भी सेना में बरकरार रखा जाएगा उनके प्रदर्शन के आधार पर, और बाकी 3/4 लोगों को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने का अवसर रहेगा। इसके तहत वह ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज के बीच में अपने आप को स्थापित कर सकेंगे। जो इनका सेवा काल है उसके अंतर्गत तो आकर्षक वेतन मिलेगा ही, ऐसा सरकार का दावा है। और साथ ही साथ सेवानिवृत्ति के बाद अर्थात 4 साल बाद जब ये रिटायर होंगे तो इनके हाथ में तकरीबन 11,75,000 रुपये सेवा निधि के तौर पर भी होंगे। भारत सरकार की उम्मीद थी कि इस प्रकार की योजना का देश भर में स्वागत किया जाएगा, सरकार की दूरदर्शिता को सराहा जाएगा, सरकार के फैसले की सराहना में लोग झड़ी लगा देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। देश भर में तमाम युवा, वो लाखों युवा जो लगातार तैयारी कर रहे थे, सेना में भर्ती होने का सपना देखते थे, वह सड़क पर उतारे। उन्होंने इसे अपने जीवन के साथ मखौल के तौर पर लिया। उनका मानना रहा कि यह हमारे साथ खिलवाड़ है। सरकार ने जब इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी तो तुरंत ताबड़तोड़ घोषणाओं का सिलसिला शुरू हुआ। यह बताया गया कि इनको ऐसे ही खाली नहीं छोड़ दिया जाएगा। जो 75% युवा बाहर आएंगे उनके संदर्भ में अलग अलग सरकारी उपक्रमों में नौकरी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक ली। उसके बाद बताया गया कि जो अर्धसैनिक बल हैं उनमें 10% विशेष आरक्षण मिलेगा। भाजपा शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री दनादन घोषणाएं कर रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि उनके यहाँ पर भी नौकरियों में विशेष प्रकार का प्रोत्साहन इन अग्निवीरों को दिया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। 10% पुलिस बल में भर्ती के अंतर्गत अग्निवर्ग के लिए जगह आरक्षित रखने की बात कही थी, लेकिन विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल इस योजना के विरोध में उन युवाओं का साथ देने के लिए कूद पड़े जिन्हें लग रहा है कि उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया, आंशिक रूप से सफल रहा। कुछ राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के संदर्भ में इसे सफल माना जा सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के संदर्भ में इस बंद की कोई उपस्थिति देखने को नहीं मिली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आज राष्ट्रपति से भी मुलाकात की, योजना के संदर्भ में अपनी शंकाएं बताई, पर इन सबके बीच में सेना के द्वारा अधिसूचना भी जारी कर देगी। तो ये कुल मिलाकर लब्बो-लुभाव है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस योजना को लेकर सरकार इतना ज़्यादा उत्साहित थी, उसके विरोध में स्वर इतने बुलंद क्यों हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं जो इस विषय से जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और संवेदनशील मसले पर कुछ तथ्यपरक बात करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र आज पाली भाषा में लिया हुआ है, जो कहता है एकंग दस्सी दुम्मेधो सत दस्ती चा पंडितो, अर्थात मूर्ख सत्य का एक ही अंग देखता है और पंडित सत्य के 100 अंगों को देखता है। थेरगाथा के अंतर्गत ये विचार सूत्र हमें मिला था। जब भी कोई सरकार के द्वारा घोषणा की जाए या किसी व्यक्ति के संदर्भ में कोई बात सार्वजनिक हो तो उसे केवल एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसके सारे आयामों पर दृष्टि डालनी चाहिए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। तो अग्निपथ योजना के संदर्भ में भी या अच्छी है या बुरी, इसके लिए तुरंत प्रतिक्रिया देने से बेहतर है कि इसके प्रावधानों को समझने की कोशिश करें, और हम वही कोशिश इस कार्यक्रम में करेंगे। जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त राज काजन साहब हैं, भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रहे हुए हैं। रक्षा क्षेत्र का बड़ा ही सम्मानित हस्ताक्षर राज काजन साहब को माना जाता है। वह हमारे साथ इस नाजुक मसले पर बातचीत के लिए आज विशेष तौर पर मौजूद है। हमारे साथ चिंतामणि मालवीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष हैं और साथ ही पूर्व सांसद भी हैं, वह हमारे साथ है। हमारे साथ तथ्यों पर बात करने वाले कांग्रेस से बहुत सीमित लोग ही उपलब्ध हो पाते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण नाम गुरदीप सप्पल के रूप में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। जब भी बात करते हैं तथ्यों के साथ करते हैं। इस योजना के संदर्भ में शंकाओं के लेकर हम उम्मीद करते हैं कि वो शंकाएं
तथ्यपरक तरीके से गुरदीप सप्पल जी के माध्यम से इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होंगे। और इन सब के बीच में हमारे साथ राकेश दहिया जी हैं, जो भूतपूर्व सैनिक हैं और निर्देशक हैं मिशन डिफेंस एकेडमी रोहतक के। उनकी मौजूदगी यहाँ पर इसलिए है कि लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी साहब जब कल संबोधित कर रहे थे पत्रकारों को, तो उन्होंने कहा कि जो ये आग भड़की हुई है इसमें कुछ भारत विरोधी तत्व तो हैं ही, साथ में उन कोचिंग संस्थानों के द्वारा भी इसमें आग में घी डालने का काम किया जा रहा है, जो इन युवाओं को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देते हैं। तो उनका पक्ष जानने, समझने, बूझने के लिए हमने विशेष तौर पर राकेश दहिया जी को भी जोड़ा है। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत गुरदीप सप्पल जी आपसे ही करते हैं। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल और देश के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते आपकी बात को सुनना देश के लिए बेहद जरूरी है। आप कृपया तथ्यों के माध्यम से ये बताने की कोशिश करें, वो कौन से प्रावधान है जिसके चलते आपको लगा कि सड़क पे उतर जाना चाहिए। देश जल रहा है, ट्रेनें धू धू करके जल रही हैं, बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, और जिन लोगों के द्वारा ये किया जा रहा है उनके साथ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खड़ी है और भाजपा का आरोपी रहता है। आतंकियों के साथ कांग्रेस का हाथ, उपद्रवियों के साथ कांग्रेस का हाथ। आप एक बार फिर इस प्रकार के हंगामे के बीच में साथ खड़े हैं। क्या ऐसा कुछ हो गया जिसके चलते आपको लगा कि अब इनके साथ खड़ा होना है? हिमांशु जी, पहले तो जो आंदोलन शुरू हुआ वो स्वतःस्फूर्त है जी, और उन लोगों से मैं अपील कर रहा हूं कांग्रेस की ओर से कि हिंसक आंदोलन नहीं करें। हमारा अपना देश है, संपत्ति भी हमारी अपनी है। सरकार के खिलाफ विरोध करने का जो तरीका गांधी जी का तरीका है, जो कांग्रेस पार्टी का तरीका है, अहिंसक तरीका है, उस पे चलते हुए हम आंदोलन करेंगे। मैं सब छात्रों से, सब युवाओं से ये अपील कर रहा हूँ जी। और साथ ही जो सरकार हम पे आरोप लगा रही है, मैं उनको याद दिला दूं कि हिंसक आंदोलनों की और हिंसक आंदोलन करने वालों को साथ लेने की परंपरा भारतीय जनता पार्टी की रही है। इस देश ने वो दौर भी देखा है कि ट्रेन की पटरी को डायनामाइट लगा के उड़ाने वाले व्यक्ति वाजपेयी जी की सरकार में रक्षा मंत्री थे। ये देश ने देखा है। देश ने ये भी देखा था कि जब भारत बंद होता था, कई बार जैसे 2012 का हुआ, तो बसें जलाने में और बसें तोड़ने में मुंबई के अंदर, जमशेदपुर के अंदर, कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लोग होते थे। कांग्रेस ये काम नहीं करती थी। हम जो है अहिंसक आंदोलन चलाना चाहते हैं और अपील कर रहे हैं। अब आ जाए बात अग्निपथ स्कीम के ऊपर। देखिए, स्कीम के अंदर क्या है, रिक्रूटमेंट की एज तो पहले जैसी ही है, कोई फर्क नहीं हुआ। रिक्रूट की प्रक्रिया भी पहले जैसी है, कोई फर्क नहीं हुआ। रिक्रूटमेंट की संख्या भी लगभग पहले जैसी है। पहले 75,000 से 1 लाख के बीच में होते थे, अभी भी लगभग उतनी रेंज में होंगे। फर्क क्या हुआ है? फर्क यह हुआ है कि पहले की तरह अब ये लोग अपने को फौजी नहीं कहला पाएंगे। आपने उन लोगों से फौजी नाम छीन लिया। आपने रिटायरमेंट के बाद उनसे एक्स सर्विसमैन या भूतपूर्व फौजी का नाम भी छीन लिया और ये बाकायदा गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि वो इस स्टेटस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इस नाम को नहीं यूज कर पाएंगे। आपने उनसे उनकी परमानेंट नौकरी भी छीन ली। आपने उनसे उनकी पेंशन भी छीन ली। आपने उनके बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते थे वो ऑप्शन भी छीन लिया। आपने जो उनको अलाउंसेस कई तरह के मिलते हैं, डीए वगैरह, वो भी छीन लिया। आपने उनसे रिटायरमेंट के बाद जो सीएसडी कैंटीन की सुविधाएं फौजियों को मिलती हैं वो भी छीन लिया। और ये जो अग्निवीर फौजी शब्द मैं लगाऊंगा, सरकार नहीं लगाने दे रही है, ये भारत की सीमाओं पर फ्रंट पोजीशंस पे भी तैनात होंगे उन 3 सालों के अंदर। और कुछ लोग भारत की मातृभूमि पर, अपनी मातृभूमि पर अपनी जान भी न्यौछावर करेंगे। ये तो होना है। अभी जो व्यक्ति, जो फौजी अपनी जान देता है भारत के लिए, ये देश और इस देश की सरकार उसके परिवार की पूरी केयर करती है। उसके माँ बाप हो या उनके बच्चे हो, उनकी पढ़ाई लिखाई की, उनकी हेल्थ की पूरी सुविधा सरकार देती है। लेकिन अब क्या होगा, अगर ये युवा व्यक्ति देश के लिए शहीद होता है तो आप एक लमसम पैसा देंगे बिना ये सोचे कि उसका परिवार, जिसमें मुख्य तौर पर उसके माँ बाप होंगे, उनके भविष्य का क्या होगा। आपने वो भविष्य की गारंटी भी छीन ली उन लोगों से जो लोग अपनी जान इस देश पे कुर्बान करेंगे। और कह क्या रहे हैं? कह रहे हैं कि इसमें जो ट्रेनिंग होगी, उस ट्रेनिंग के बाद हम इनको अलग अलग जगहों पे नौकरी दे देंगे दोबारा। ये हालांकि आफ्टर थॉट है। और कहां देंगे नौकरी? नौकरी देंगे पीएसयूज के अंदर और नौकरी देंगे सेंट्रल पुलिस फोर्स के अंदर। हिमांशु जी, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस के अंदर आज भी पूर्व फौजियों के लिए 20% आरक्षण ग्रुप डी में है
और 10% एबीसी ग्रुप के अंदर है। 20% आरक्षण के अगेंस्ट में 8 साल में एक भी पूर्व फौजी की भर्ती नहीं हुई, एक भी। हर साल 35,000 रिटायर होते हैं, एक नहीं हुई। अगर हम ग्रुप सी की बात करें, 8,81,000 सीएपीएफ की स्ट्रेंथ है, 10% 88,000 भूतपूर्व सैनिक होने थे, 4600 हैं। और इसी तरह से हर सेक्टर के अंदर आप देखेंगे, कहीं पे 10% आरक्षण के अगेंस्ट में आधा परसेंट अपॉइंट हुए हैं, कहीं पे 0.4%। लेकिन ये कह रहे हैं कि हम पीएसयूज में दे देंगे। भूल गए कि पिछले साल अगस्त के अंदर इस देश की वित्त मंत्री ने मोदी सरकार की ओर से बहुत बड़ी घोषणा की थी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम से, कि इस देश के सार्वजनिक क्षेत्रों को, जो जनरल क्षेत्र हैं, उसमें कोई भी पीएसयू नहीं रहेगा सरकार का, और स्ट्रेटेजिक क्षेत्र में हर सेक्टर में केवल एक पीएसयू रहेगा। इस देश के सारे एयरपोर्ट प्राइवेट हो जाएंगे, इस देश के बैंकों को आप प्राइवेट कर रहे हैं। तो जब आप सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं तो 4 साल बाद उसमें आप नौकरी की गारंटी दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा एक जुमला फिर से दे दिया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। गुरजा भाई, मैं दो तीन सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपने काफी विस्तार से बताया, फिर मैं राकेश दहिया जी के पास चलूंगा। सरकार ने कोई इनकी सेवानिवृत्ति के बाद में नौकरी की गारंटी नहीं दी है, अवसर की उपलब्धता की बात कही है। उन्होंने ये बताया है कि 17.5 साल से लेकर 21 साल तक के युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन 4 साल में वो ज़्यादा अनुशासित होंगे, दक्ष होंगे, प्रशिक्षित होंगे और सार्वजनिक जीवन में नए अवसर प्राप्त कर सकेंगे। आपसे जानना ये चाहता हूं कि देश की सुरक्षा के संदर्भ में अगर रक्षा विशेषज्ञ महसूस करते हैं कि देश की सेना को ज़्यादा युवा होना चाहिए, तो क्या ये देश की सुरक्षा के संदर्भ में एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते आपका कर्तव्य नहीं है कि आप इस पहल का हिस्सा बने? अगर इस देश की सेना की औसत आयु 32 साल की जगह 26 साल करने के संदर्भ में कोशिश की जा रही है, तो आप उसके विरोध में क्यों? एक सवाल। दूसरा सवाल यह है कि ये 4 साल का जो प्रावधान है, इस प्रकार का ऑफिसर्स के संदर्भ में तो शॉर्ट सर्विस कमीशन सेना में पहले भी था, अब जवानों के संदर्भ में किया जा रहा है। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 25% जवान जो सेना में बरकरार रखे जाएंगे, अपने प्रदर्शन के आधार पर उन्हें वो सारी सुख सुविधाएं, सहूलियतें मिलेंगी जो अभी भी मिलती हैं, चाहे उसमें पेंशन है, भत्ते है, बाकी प्रावधान है। तो फिर दिक्कत किस बात की है? सरकार बड़ी आसानी से खर्च कटौती के संदर्भ में सैनिकों की संख्या में भी कटौती कर सकती थी। तो आपसे जानना यह है कि एक कोशिश के संदर्भ में क्या इस तरीके का विरोध जायज है? क्या आप सेना के युवा होने की कोशिशों के संदर्भ में साथ खड़े नहीं हो सकते हैं? और नहीं हो सकते तो उसका तार्किक कारण क्या है? अंशु जी, बहुत छोटे में जवाब दूंगा संक्षेप में, लेकिन पूरी सुन लीजिएगा, चाहे उसके बाद दोबारा मुझे बोलने को मत कहिएगा। पहले तो सेना के हित के बारे में और सेना के भविष्य के बारे में आप उस पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं जिस पार्टी ने लगभग 5 दशक इस देश में राज किया जी। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना जी कांग्रेस के राज में ही बनी, वो मोदी जी के राज में नहीं बनी। आज हम दुनिया की 2nd नंबर की सबसे बड़ी सेना है जी। और देश की सुरक्षा के लिए केवल सेना ही जरूरी नहीं थी, न्यूक्लियर पावर भी भारत कांग्रेस के राज में बना, मिसाइल पावर भी कांग्रेस के राज में बना, स्पेस पावर भी कांग्रेस के राज में बना और आईटी पावर भी कांग्रेस के राज में बना। तो देशभक्ति और देश की सुरक्षा के बारे में हमें कहीं भी हम अपने को कहीं बचाव के मुद्रा में नहीं दिखेंगे आपको। हम जानते हैं इस देश को बचाने के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है। दूसरी बात, आर्मी के सामने, आर्म्ड फोर्सेस के सामने चुनौती चाइना और पाकिस्तान की है हिमांशु जी। और चाइना और पाकिस्तान से जो चुनौती है वो अब केवल कन्वेंशनल वॉर की नहीं है, कन्वेंशनल वॉर के साथ साथ आपकी साइबर वॉर की है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वॉर की है, आपकी स्पेस वॉर की है। 8 साल के अंदर 2015 में हमने देखा था कि चाइना ने अपने पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को इन 4 वॉर के हिसाब से रिवैम्प किया है जी। उन्होंने एसएसएफ बनाया है, उन्होंने सीएमसी बनाया है, नया कमांड स्ट्रक्चर बनाया है, नए यूनिवर्सिटी शुरू की हैं, नए लोगों को नए ढंग से ट्रेन करना शुरू किया है। मोदी सरकार ने इस दिशा में 8 साल में एक कदम नहीं चला है जी। सेना को आने वाली चुनौतियों के लिए मजबूत करने के लिए, साइबर वॉरफेयर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, स्पेस वॉरफेयर के लिए एक कदम नहीं चला है। केवल एक इशू पे वो अब कह रहे हैं कि सेना की उम्र कम करने की जरूरत है। हम भी सहमत हैं,
हमारी आपत्ति इस पे है कि सेना के एवरेज एज कम करने के इसके अलावा भी तरीके हो सकते हैं। उसके लिए फौजियों के जीवन में एक असुरक्षा का भाव लेकर और रेजिमेंटल लॉयल्टी को कमजोर कर कर आप करें, ये जरूरत नहीं थी। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आपने कल सुना जी किशन रेड्डी जी का बयान, जी। गृह मंत्री हैं, कि जो ये रिटायर्ड अग्निवीर होंगे वो धोबी, नाई, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर का काम भी करेंगे। आपने ये भी सुना कैलाश विजयवर्गीय जी का, महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के, कि वो सिक्योरिटी का गार्ड का काम करेंगे। तो आप ये ट्रेनिंग के लिए चाह रहे हैं कि इस देश में जो भूतपूर्व फौजी है वो अपना गौरव छोड़कर इन ट्रेड्स के लिए फौज उनको ट्रेन करेगा, यानी फौज नया ट्रेनिंग संस्थान आप बना रहे हैं। और बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है गुरदीप सप्पल जी ने। दो विषय उन्होंने कहे, मैं आऊंगा गुरदीप जी, अभी भी बहुत मौका है हमारे साथ संवाद करने का, लेकिन दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक, गुरदीप सप्पल जी का कहना है कि अगर वाकई सेना को मजबूत करना है तो उसे युवा बनाने के संदर्भ में नहीं, और भी बहुत क्षेत्र थे जिन पे काम करने की जरूरत थी, पर इन 8 साल में उस पर तो काम हुआ नहीं। और दूसरी बात, भाजपा नेताओं के हवाले से गुरदीप सप्पल जी बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विचारवान चेहरे हैं वो बता रहे हैं कि कोई चौकीदार बन सकता है उनके ऑफिस के बाहर, कोई धोबी बन सकता है, कोई नाई बन सकता है, इस प्रकार के कामों के लिए। आरोप ये भी है कि कुल मिलाकर पूंजीपतियों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी चाहिए, सुरक्षा गार्ड चाहिए। तो भारतीय सेना का अब ये काम रह गया है कि हर साल वो 30-35 हजार सुरक्षा गार्ड के रूप में लोगों को प्रशिक्षित करे और इन उद्योगपतियों के संस्थानों की सुरक्षा के लिए मैन पावर सप्लाई का काम करे। गंभीर किस्म का आरोप है। मुझे जाना था राकेश दहिया जी के पास, लेकिन चिंतामणि मालवीय जी मेरे पास में है। उनकी पार्टी और उनकी पार्टी के नेताओं के बयान कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? ये दृष्टिकोण के साथ में ही आप देश के युवाओं को संदेश दे रहे हैं, चौकीदार बन जाओगे हमारे दफ्तर के बाहर, गार्ड बन जाओगे, धोबी बन जाओगे, नाई का काम कर लोगे, और भारतीय सेना का अब काम यही रह गया है, सीमा की सुरक्षा कराना नहीं है, उद्योगपतियों के संस्थानों की सुरक्षा के लिए सप्लायर का काम करना है। चिंतामणि जी। देखिए, मैं सबसे पहले विद्वान प्रवक्ता सप्पल जी के को बताना चाहता हूं कि जिन सुविधाओं की वो बात कर रहे हैं कि ये खत्म हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी, वो सारी जारी रहेगी। और वो भर्ती प्रक्रिया अलग है, इसलिए ये एडिशनल चीज है, ये अतिरिक्त है। रेजिमेंटल सिस्टम वैसे ही बना रहना है, दूसरी जो भर्ती प्रक्रिया है वो वैसी बनी रहना चाहिए। तो ये एक अतिरिक्त प्रयास है, इसको उस तरह नहीं लेना चाहिए। तो वो जो सारे आरोप है वो नील मैं हो जाते चिंतामणि हैं। जी आपको विनम्रता पूर्वक सूचित करना चाहता हूं, भारतीय सेना के द्वारा बहुत स्पष्ट किया गया है, जवानों की भर्ती के संदर्भ में अब अन्य कोई प्रक्रिया नहीं होगी। जवानों की भर्ती केवल और केवल इस अग्निपथ योजना के तहत ही की जाएगी, बहुत स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है। तो ये आपकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए है। उससे इनकार नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि वो भर्ती प्रक्रिया अलग है, वो भर्ती इसमें से होंगे, लेकिन ये एडिशनल है, इसके लिए उसको उससे नहीं जोड़ा जाए। दूसरा ये है कि मैं ये हमेशा कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो है चूंकि मुद्दा विहीन है, और मुद्दा विहीन कांग्रेस के पास ये एक मुद्दे के रूप में लग गया कि वो कैसे देश में आग फैला सके, कैसे सरकार के खिलाफ एक वातावरण बना सके। ये विचारहीन आंदोलन है, और जिसमें कांग्रेस को सेल्फ गोल हो गया है। ये बार बार इसमें इनको मुक्की खानी पड़ेगी, जैसे हर बार इनको खानी पड़ी। दूसरा यह है कि कांग्रेस यथास्थितिवादी पार्टी है, हमेशा हर सुधार का विरोध करती है। इन्होंने जीएसटी का अंदर समर्थन किया, बाहर विरोध किया। हर सुधार का, ऐसा कोई सुधार सरकार ने, इवन ट्रिपल तलाक का भी कांग्रेस ने विरोध किया। तो कांग्रेस चूंकि 75 साल पहले की व्यवस्था में जीना चाहती है, हर सुधार के खिलाफ है, इसलिए ये इस तरह की ये इनके लिए एक मुद्दा बन गया है। दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी कि हमने जो हमारी फौज को तीसरे नंबर की फौज बनाया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो मैं इनको याद दिला दूं कि हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के पहले तक 80% सामग्री आप विदेश से आयात करते थे, और आप लाखों करोड़ों रुपया जो है वो विदेश में जाता था हमारा। हमने बोफोर्स तोप खरीदी थी, उसके बाद 36 साल तक तोप तक इस देश में नहीं अरे खरीदी। चिंतामणि जी, मैं माफी के साथ चाहूंगा, थोड़ा मुद्दे पर रहने की अपेक्षा है। आप उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जिसने इस देश के सम्मुख वादा किया था 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। 2 करोड़ नौकरियां आप दे नहीं सके। सेना के माध्यम से तकरीबन 60, 70, 80 हजार जवानों को मौका मिलता था सेना में एक नियमित रूप से सेवाएं देने का। आप वो अवसर छीन रहे हैं। 40-50 हजार की भर्ती करेंगे, उनमें से भी 3/4 सड़क पर आ जाएंगे 4 साल बाद। युवाओं में इस बात को लेकर नाराजगी है, इस बात को लेकर आक्रोश है, इस बात को लेकर गुस्सा है। आप 2 करोड़ से 50 हजार पर आ गए, और 50 हजार में भी आप 37,500 लोगों को 4 साल बाद सड़क पर ला दे रहे हैं।
इस बात की शिकायत है। कुछ कहेंगे इसके संदर्भ में चिंतामणि जी? 2 करोड़ सेना में भर्ती का नहीं बोला था, अन्य जो स्थान है उसमें भर्ती का बोला था कि रोजगारों का सृजन करेंगे। ऐसा नहीं कहा था कि सेना में नौकरी देंगे 2 करोड़ लोगों को। इसलिए आप जो है ये अतार्किकता है अगर इस तरह के हम एक दूसरे को जोड़ेंगे तो। दूसरा कि जहां तक भर्ती की बात है सेना की, तो बिल्कुल विषय अलग है, इसलिए इसको इसमें छेड़ना ही नहीं चाहिए। और जो आप युवा खिलाफ है, युवा को सीधी बात यह चिंतामणि का कहना है कि हम जो फैसला ले दिया करें ना, आप उसमें सवाल मत किया कीजिए। मैंने स्पष्ट तौर पे कहा कि 2 करोड़ युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने की बात आपकी पार्टी ने की थी। सेना एक माध्यम था जिसमें नियमित भर्ती होती थी, लेकिन उस पर भी कैंची चल रही है, लोग नाराज हैं। जनरल कादियान साहब मेरे साथ में हैं काफी देर से। कादियान साहब, असल बात इस योजना की खूबी और खामी के संदर्भ में है। किसी राजनीतिक दल से परे रह के एक रक्षा विशेषज्ञ, एक इस देश की सेना का उप प्रमुख क्या दृष्टि रखता है, ये जानने में देश की दिलचस्पी है। आपके माध्यम से थोड़ा सा इस पर रोशनी मिले। हिमांशु जी, मैं पहले अपना परिचय दे दूं आपके दर्शकों को जी। मैंने 40 साल से ज्यादा इन्फेंट्री में सर्विस की है। हमने लड़ाई में भी हिस्सा लिया है, बहुत टेन्योर इंसर्जेंसी एरिया में भी किए। मेरा पूरा परिवार, मेरे 3 बड़े भाई, मेरे पिताजी, उनके 2 भाई, सब इन्फेंट्री से गुजरे। मैं जो बोलता हूँ अपनी कन्विक्शन से बोलता हूँ, मेरी कोई पॉलिटिकल लीनिंग नहीं है। हम तो अपने जिंदगी के सायंकाल को गुजार रहे हैं। मैं देशभक्ति के अलावा और आर्मी से मोहब्बत के अलावा दिल में कुछ नहीं जी। अभी ये जो स्कीम है, इसमें पहले हमको बताया गया था कि भाई आधुनिकीकरण के लिए पैसा कम पड़ रहा है बजट में। वो इसलिए कम पड़ रहा है क्योंकि डिफेंस की पेंशन का बहुत खर्चा है। जी। आंकड़े के हिसाब से भी इसको तर्क को नाकारा किया जा सकता है, लेकिन 2 दिन पहले रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इस स्कीम का डिफेंस की पेंशन से कोई ताल्लुक नहीं, जी, संबंध नहीं है। अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो आप फिर इन युवकों को जो 4 साल का टूर ऑफ ड्यूटी देना चाहते हो, वो रेगुलर सोल्जर के एवज में क्यों देना चाह रहे हो? एडिशनल दो। सेना को बड़ी खुशी होगी कि 4 साल के बाद ये जब युवक बाहर आएंगे तो डिसिप्लिन होंगे, इनमें देशभक्ति की भावना होगी और हर तरीके से बड़े सिस्टमेटिक होंगे। लेकिन उसमें जो सेना को नुकसान होगा, और सेना में भी तीनों में आर्मी सबसे बड़ी है। आर्मी में डोमिनेंट आर्म इन्फेंट्री है। उसका मैं आपको अपने अनुभव से बता कि उनको सिर्फ नुकसान ही हो सकता है। जी। अगर आप एक कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो कि हमारे अग्निवीर होंगे और एक रेगुलर एम्प्लॉय का मुकाबला करते हो, एक कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, उसके दिमाग में उस आशंका रहेगी हमेशा कि 4 साल के बाद मैं क्या करूं, तो उसका वो लगाव, वो रुझान, वो जज्बा, वो रेगुलर के बराबर नहीं हो सकता। जितने भी हमारे शहीद होते हैं, चाहे वो गलवान हो, रेगुलर होते हैं, उसकी लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट आ रही, वो एक 4 साल के यूथ में नहीं हो सकता। और कोई कमांडर रिस्क भी नहीं लेगा। नतीजा ये होगा कि वो जो 75% रेगुलर है वो 100% काम करेंगे, क्योंकि किसी भी कमांडर को तो कामयाबी चाहिए। जी। दूसरी बात, ये युवा सेना को रखने का अच्छी बात है, लेकिन इसको हम जरा ज्यादा खींच रहे हैं। युवा की परिभाषा क्या है? 26 साल वाला 27 वाले से ज्यादा युवा है, 27 वाला 28 साल से। मैं आपको आंकड़े देता हूँ। 65 की लड़ाई के बाद आर्मी ने एक रिसर्च करी कि भाई आर्मी को फिट रखने के लिए बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और बैटल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 2 किस्म के टेस्ट शामिल किए थे। उसमें 3 एज ग्रुप बनाए थे। 35 साल तक एक, 35 से 45 दूसरा, जिनके स्टैंडर्ड थोड़े कम थे, और 45 के ऊपर वो टेस्ट लागू नहीं थे। तो ये माना गया था कि 35 साल तक एक सैनिक को जो स्ट्रेंथ, जो स्टेमिना, जो इंड्योरेंस चाहिए, उसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं होती। अब सैनिक को, हर सैनिक को मिल्खा सिंह तो बनना नहीं ना जरूरत है, लेकिन सैनिक को जो अपना काम करने के लिए, पहाड़ियां चढ़ने के लिए, वजन उठाने के लिए तो क्षमता चाहिए, वो 35 साल तक उसमें कोई डिग्रेडेशन, तो साइंटिफिकली रिसर्च ने किया था। तो आज ये कहना है कि 25 के बजाय 26 वाले ज्यादा कामयाब होंगे, मैं समझता हूँ सिर्फ गणित का तर्क है। दूसरा ये कहना है कि हमारे कारगिल की लड़ाई सिर्फ युवाओं ने जीती, युवा भी अपने कमांडर के साथ आगे गए। हमारे सारे प्लाटून कमांडर 40 साल से ऊपर के थे।
वो भी कैजुअल्टी हुए हैं, उनको भी अवार्ड मिले। तो जवान अकेला नहीं जाता, उनके कमांडर भी साथ जाते। हमारे असम राइफल के जवान 58 साल तक नौकरी करता है, नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियां चढ़ता है, बोझा उठाता है। मैंने असम राइफल कमांड की है, आज तक उसकी फिजिकल फिटनेस में कोई कमी नहीं पाएगी। तो ये आर्मी को युवा रखना एक केवल एक तर्क है डिबेट के लिए, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तीसरी बात, हमारे कॉरपोरेट के कई सीईओ सामने, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उनको ये अनाउंस करने के लिए कि वो इनको प्राथमिकता देंगे, देश को जलने की क्या जरूरत। अभी तक भी हमारे हर साल 55 से 60 साल सैनिक 35 और 40 की उम्र में रिटायर हो रहे हैं जी। वो फिट भी है, उनमें स्किल्स भी है, वो डिसिप्लिन भी है। वो क्यों फिर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी किस कॉर्पोरेट हाउस ने उनको काम दिया है, क्यों नहीं दिया है। तो ये आजकल का युवा वो सब समझता है, वो ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बहकावे में आके ये कर रहा है, ना किसी के ललचाने से वो मान जाएगा। वो वेल इन्फॉर्म्ड है, वो अपना निर्णय खुद लेगा। सरकार ने अच्छी स्कीम अनाउंस करी। पर कादिर साहब, मेरा एक सवाल है, आपने बहुत ही बारीकी के साथ सारे पहलू उठाए और साथ में बताया कि वाकई अगर सरकार नवाचार करना चाहती तो रेगुलर स्कीम अपनी जगह चलती, उसके साथ युवाओं को प्रशिक्षित करने, अनुशासित करने के लिए इसको पैरेलली शुरू कर दे तो स्वागत होता। पर कोई भी काम किया जाता है, कोई दृष्टिकोण तो होता है, कोई दृष्टि तो होती है। आपसे जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस किस्म का फैसला लिया क्यों। सरकार ये बता रही है कि रक्षा विशेषज्ञों से 2 साल तक बात करके हम इस नायाब स्कीम को लेकर आए हैं, मतलब आपके तमाम साथियों से बात करके ये योजना आई है। क्या जनरल कादियान साहब समझ पाए कि आखिर ये लाई क्यों गई है। पेंशन के संदर्भ में बताया, रक्षा मंत्री ने कह दिया नहीं नहीं ये कोई विषय नहीं है, तो विषय है क्या। सरकार ठीक कह रही है, उन्होंने राय ली होगी, लेकिन जब आप भर्ती में होते हैं तो सीनियर अफसर की राय सबकी राय मान ली जाती जी। हम भी राय दे रहे हैं, हमारा भी अनुभव है जी। हमें किसी से कोई नुकसान नहीं, मैं देश का भगत हूँ जी। हम भी चाहते हैं देश का फायदा हो, हम भी चाहते हैं युवा डिसिप्लिन हो, युवा में वो देशभक्ति होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वो पैदा करने के लिए आपका तो कटिंग आर्म है, जब आपके 2 बॉर्डर पर दुश्मन टकटके लगाए बैठे हैं, अगर उसमें नुकसान कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं कमी है। वो शिवाजी ने बिल्कुल सही बोला था, गढ़ आला सिन्हा गेला। जो आप कर लेने के सिंह पर जो आपका कटिंग आर्म है उसकी तलवार की जो धार है उसको ब्लंट कर रहे हैं। आप इनको एडिशनल लगा दें, आर्मी में अटैच करें। कादियान साहब बहुत स्पष्ट तौर पे अपनी राय दे रहे हैं हमारे बीच में, उनका मानना है कि ये ठीक नहीं, योजना अच्छी हो सकती है लेकिन जो सीधी भर्ती का सिलसिला था उसकी कीमत पर ये योजना लागू किया जाए ना, उसको वो जायज नहीं ठहरा पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इसके तहत सेना को नुकसान होगा। मेरे साथ में राकेश दहिया जी हैं जो प्रशिक्षित करते हैं उन युवाओं को जो सेना में भर्ती होने का सपना देखते हैं। उनके जैसे तमाम संस्थानों के संदर्भ में आरोप लग रहा है कि ये जो हिंसा भड़क रही है, ये जो युवा सड़क पर गदर बचा रहे हैं, आप लोगों के द्वारा भी इसमें हवा दी जा रही है। तो राकेश जी, 2 बात समझने की आपसे कि एक तो ये आरोप के संदर्भ में आपका मानना क्या है कि आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं, एक, और दूसरा जिनको आप प्रशिक्षित कर रहे थे इतना उद्वेलित क्यों हो गए, इतना गुस्सा क्यों हो गए, इतना ज्यादा उनमें उन्माद क्यों आ गया। हाँ दिव्य जी नमस्कार जी। ये जो हम बच्चों को फिजिकली और एजुकेशन के लिए हम तैयार करते हैं जी, तो ये मानना है कि हम उनको गहराई से जानते हैं, उनकी मुश्किलों को गहराई से समझते हैं। तो जब से ये अग्निपथ योजना सरकार ने शुरू किया है तो उसमें हर नेता की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, डिफेंस मंत्रालय की तरफ से, न्यूज की तरफ से उनकी अच्छाइयां गिनवाई जा रही है न्यूज के ऊपर। किसी भी ने उनके अंदर। गुरदीप सप्पल जी के पास आता हूँ। गुरदीप सप्पल जी काफी देर से हस्तक्षेप भी करने जा रहे थे, पहले उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर कुछ सवालों पर उनसे बात करते हैं। जी गुरदीप जी, चिंतामणि जी ने ये बात बोली कि अलाउंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिंतामणि जी, आपको और दर्शकों को मैं बता दूं, जो गाइडलाइंस जारी हुई है उसके पैरा 2 में क्लॉज सी के 3 में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। अग्निवीर्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेचुइटी, नाइदर विल दे बी एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम और CSD कैंटीन फैसिलिटीज और एक्स सर्विसमैन स्टेटस और एनी अदर रिलेटेड बेनिफिट्स। ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, सब छीन लिया है, आपको नहीं मालूम।
दूसरी बात, आपने कहा कि भर्ती ये एडिशनल है, एडिशनल नहीं है, अब सिर्फ यही भर्ती होगी। ये भी दर्शकों को मैं स्पष्ट कर दूं, अब कोई और भर्ती का तरीका नहीं होगा, भारत सरकार स्पष्ट कर चुकी है। और तीसरी बात जो इन्होंने बोली हिमांशु जी, कि इनके आने के पहले हम 80% जो है विदेश से खरीदते थे। देश की आर्म फोर्सेस के फेवर में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। आपको ये शायद मालूम नहीं, हमने पिस्तौल भली ना बनाई हो, या बनाई है तो वो सफल नहीं हुई हो, लेकिन हमने पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, बराक मिसाइल, त्रिशूल मिसाइल, हमने 31 मिसाइलें बनाई हैं। आपको शायद नहीं मालूम। हमने पीएसएलवी, एसएलवी जैसे दर्जनों किस्म के रॉकेट स्पेस में लेके गए हैं, ये आपको नहीं मालूम है, हमारे थे। हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम आजादी से 2 साल पहले नेहरू जी ने शुरू कर दिया था, बुला के स्पेशल 2 साल पहले, जब अंतरिम सरकार के उसमें थे। और हमने न्यूक्लियर वेपन्स अपने क्रिएट किए हैं, ये आपको नहीं मालूम है। आप देश को गुमराह मत कीजिए। हमारी फौज केवल संख्या बल पे बड़ी नहीं है, बल्कि टेक्निक के बल पे और अपनी टेक्नोलॉजी के दम पे हम दुनिया में टिके थे। ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, और आपको भी मैं बता दूं, ये जो अब शुरू हो रहा है, उसमें हम नाइंसाफी कर रहे हैं और देश की सिक्योरिटी के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले दौर में जो रिक्वायरमेंट है, सरकार उसकी बात ना करके सरकार मनोबल तोड़ रही है आने वाले फौजियों का। पर गुरुजी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि सरकार कोई भी काम करती है उसके पीछे एक दृष्टिकोण होता है, एक दृष्टि होती है। मैंने ये सवाल राजकाजन साहब से भी किया था, आपसे भी कर रहा हूं। आखिर आपको क्या उद्देश्य समझ में आ रहा है सरकार के इस फैसले के संदर्भ में? कुछ तो लाभ ऐसा होगा जिसके कारण से सरकार ने यह फैसला लिया है। जी, सरकार जो मर्जी बोले, ये तमाम डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को पता है कि कहानी शुरू हुई थी पैसा बचाने से जी। और पैसा, क्योंकि इनका ये कहना है कि लगातार जो सैलरी एंड पेंशन, खाली पेंशन बिल नहीं जी, सैलरी बिल भी, पेंशन तो क्योंकि जो आज लगेगा उसको 19 साल बाद मिलनी थी जी, तो उसका असर तो 19 साल बाद आएगा। लेकिन इनका ये कहना है कि सैलरीज एंड पेंशन बिल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वो अब सहनीय नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 5 साल से मोदी सरकार डिफेंस बजट कम कर रही थी और इनके पास पैसा नहीं है, इकोनॉमी को ये बर्बाद कर चुके हैं। 2017 के अंदर टोटल जो भारत सरकार का एक्सपेंडिचर था, उसका 17.71% खर्चा डिफेंस को दिया गया था शेयर, और इस साल आते आते वो 13.31% रह गया है। यानी 4.5% आपने डिफेंस का खर्चा कम कर दिया है। आपके पास पैसे नहीं है तनख्वाह देने के लिए, इसलिए आप अलाउंसेज और तनख्वाहें कम करने का तरीका निकाल रहे हैं, क्योंकि आपने पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दी है। ये जो नोटबंदी से कहानी शुरू हुई थी, जो जीएसटी से होते हुए यहां पहुंची है, उसकी वजह से सरकार के पास पैसा ही नहीं है और ये सबसे ज्यादा डिफेंस पे कर रहे हैं। और मेरी शिकायत तो ये है कि डिफेंस सैलरीज एक्सपेंडिचर में भी 65% सिविल वालों का है, उसको टच नहीं कर पाए हैं ये लोग, क्योंकि वो लॉबीज टच नहीं करने दे रही है। इन्होंने सीधे सीधे उस जवान पे अटैक किया है जिस जवान। गुरदीप सप्पल जी का बड़ा गंभीर किस्म का आरोप है कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, सरकार के पास पैसे नहीं है, रक्षा बजट में लगातार कटौती की जा रही है, इसलिए ये जवान और इनके ऊपर होने वाला खर्च सरकार को बोझ महसूस हो रहा है, इसलिए इस स्कीम की आड़ में अपने उस बोझ को हल्का करने की कोशिश की जा रही है। गंभीर किस्म का आरोप है, लेकिन तथ्यों के साथ गुरदीप सप्पल जी बोल रहे हैं, तो चिंतामणि जी के संदर्भ में उम्मीद करते हैं कि वो तथ्यों के साथ ही कोई बात कहेंगे। लेकिन उनके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर कोशिश करता हूं राकेश दहिया जी से बात करने की, कि वो हमें बताएं कि युवाओं को किस बात को लेकर नाराजगी है, किस बात को लेकर आशंका है। युवाओं में जो रोष है, जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो आप रोड चैनल के थ्रू दिखा रहे हैं और दिख भी रहा है। तो युवाओं को सबसे बड़ी जो गुस्से की बात है, जो 1 साल से या 1.5 साल से जो बच्चे फिजिकल और मेडिकल टेस्ट दे चुके थे, जिसकी सिर्फ रिटन टेस्ट बाकी था, वो रिटन टेस्ट बीच में कैंसिल कर दिया। उनका 1 साल से लेकर 1.5 साल तक जो वेस्ट गया है समय, तो अभी दोबारा से अग्निपथ के थ्रू उन्होंने इस योजना के अंदर जाना, ये सबसे बड़ा गुस्सा युवाओं के अंदर। दूसरा, जो एयरफोर्स की भर्ती थी, उसके अंदर फिजिकल, मेडिकल, रिटन टेस्ट
कमियों को नजरअंदाज किया गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ राकेश दहिया जी की बात सुनने की, लेकिन तकनीकी कारण से हम उतना साफ नहीं सुन पा रहे। लेकिन चिंतामणि जी, उनकी समस्याओं को लेकर मेरे पास सवाल है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आप सेना के संदर्भ में इस कदर समझौता करने के लिए तैयार कैसे हो गए? अब तक की जो सेना के संदर्भ में व्यवस्था है, जो जवान भर्ती होता है उन्हें तकरीबन साल भर का प्रशिक्षण मिलता है। आप 6 महीने का प्रशिक्षण खत्म कर दे रहे हैं, 6 महीने में उन्हें मोर्चे पर भी तैनात कर देंगे। ये जानने में दिलचस्पी है देश की कि क्या हमारे प्रशिक्षण की प्रक्रिया इतनी खराब थी, जिसमें 1 साल का वक्त हम जाया करते थे। 8 साल के सैन्य अनुभव के बाद, सरकार में रहने के बाद आपको समझ में आया कि 6 महीने में काम हो सकता है, तो इसलिए 6 महीने की ट्रेनिंग से इनको जवानों को लगा दो। एक दूसरा ये जानना चाहते हैं, आप बोल रहे हैं कि सारे भत्ते वत्ते वैसे ही हैं। तकरीबन 3 महीने की छुट्टियों का प्रावधान था, आप 1 महीने की छुट्टी में ही व्यक्ति को निपटा देना चाहते हैं। सेना के संदर्भ में जो एक भरोसे के साथ में व्यक्ति मोर्चे पर तैनात होता था कि अगर मैं मोर्चे पर कुछ हो भी गया तो देश मेरी चिंता करेगा, आप आज ही बता दे रहे हैं कि अपनी चिंता आपको खुद करनी पड़ेगी, हम कोई जिम्मेदारी लेने वाले नहीं हैं। क्या ये अपने आप में मखौल नहीं है देश के सैनिक के साथ में? इस पे भी आपकी टिप्पणी चिंतामणि मालवीय जी विचार पूर्वक अपेक्षित है। कुछ कहेंगे आप? बताना चाहूंगा कि ये विषय अलग है। सेना की भर्ती, इसमें से जो 25% योग्यतम लोग हैं उनको लिया जाएगा तो सेना हमारी और सक्षम होगी। और ये जो उस सेना के एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं है, ये इसलिए किया जा रहा है, अनेक हेतु सरकार के हो सकते हैं, सरकार की आवश्यकता होती है और हमेशा जब भी सरकारें होती तो अपने अनुसार सेना को समय के अनुसार ढालती है। हम देखते हैं कि जब अंग्रेज थे और 1857 का युद्ध हुआ तो उस समय फिर उन्होंने देखा कि भाई ये जो मध्य, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, बिहार है, तो यहाँ के सैनिक उन्होंने कम कर दिए और पंजाब के ज्यादा लिए क्योंकि वो ज्यादा मुफीद होते थे। तो समय की आवश्यकता के अनुसार हमेशा चेंज किया जाता है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वीर सावरकर ने कहा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग सेना में जाओ, ताकि यदि विभाजन हुआ तो हमारे सैनिक ज्यादा होंगे। तो अनेक बड़ी योजनाओं के साथ इस तरह के प्लान किए जाते हैं। और ये केवल ऐसा नहीं कि केवल सेना में भर्ती का विषय है। जिस तरह की परिस्थितियां आज देश में है, जिस तरह का आतंकवाद बढ़ रहा है और ज्यादा से ज्यादा सेना से प्रशिक्षित लोग देश में होना चाहिए, ये भी एक हेतु है। और आप इजराइल में देखिए, इजराइल में तो हर 10वीं पास वाला प्रत्येक लड़का जो 10वीं पास किया उसको 4 साल सेना की नौकरी करना है। प्रत्येक लड़की जो 10वीं पास की है उसको वहां पर 2 साल सेना की नौकरी करना है। मैं खुद इजराइल में 2 साल रहा हूँ और हर वहाँ इतने छोटे छोटे लड़कों के कंधों पर AK-47 और आधुनिक जो है राइफलें टंगी रहती है और वो जगह जगह दिखते हैं। पूरी सेना एकदम युवा दिखती है। तो ये देश की आवश्यकता, उन सबको राइफल लेके ही अब शहर में चलना चाहिए। क्या इस प्रकार का मॉडल हमारे लिए है? क्या आप इजराइल के साथ में इस देश की तुलना करते हुए 135 करोड़ की आबादी देश को वैसा ही ले जाना चाहते हैं? आप प्रकारांतर से देश के पुरुष और देश की सामर्थ्य को चुनौती देने का और उसे अपमानित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी देश शक्ति से ही चलता है, ताकत से ही चलता है, उसके लड़ाकों से ही चलता है, वही वो करते हैं। और सिप्पल जी बैठे, सिप्पल जी तो मेरी इस बात की हाँ करेंगे कि प्रत्येक देश, जब बहुत बड़ी चुनौती थी तो प्रत्येक घर में से, हिंदू घर में से एक सिपाही होता था और उसको जो है वो गुरु जी को अर्पण कर दिया जाता था। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सेना बनाई, जो वो वही तो थी कि भाई प्रत्येक घर में एक सिपाही की आवश्यकता है। तो प्रशिक्षित लोग होना चाहिए देश में। देश के, अगर आज हमारे सेनाध्यक्ष ने भी कहा कि हमें 2.5 मोर्चों पर लड़ना है, तो 2.5 मोर्चों पर लड़ने के लिए कहां से, यदि एक साथ यदि चाइना ने मोर्चा खोला, पाकिस्तान ने मोर्चा खोला और अगर 2.5 मोर्चों पर लड़ाई हुई तो सैनिक कहां से लाएंगे? तो स्वाभाविक रूप से जो बहुत योग्यतम होंगे वो सेना में जाएंगे। बड़ी चिंताएं हैं चिंतामणि के नाम के अनुरूप, उनकी चिंताएं सार्वजनिक हो रही हैं। मेरे पास हस्तक्षेप करने के लिए गुरदीप सप्पल जी बार बार इशारा करते हैं, लेकिन उनकी जो चिंताएं, इसका उत्तर लेने के लिए सप्पल साहब मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जनरल कादियान साहब के पास जाऊं। देश की 2.5 मोर्चे पर चुनौतियों के संदर्भ में चिंतामणि जी बहुत चिंतित हैं। वो बता रहे हैं कि सेना के वर्तमान स्वरूप के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा है, ये तो एडिशनल कार्यक्रम हो रहा है। थोड़ा सा दर्शकों का तो ज्ञानवर्धन कीजिए, चिंतामणि जी को भी इस संदर्भ में तथ्यों की स्पष्टता की शायद जरूरत है। कहते तो अब थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे, 2.5 मोर्चे के संदर्भ में सैनिक बहुत चाहिए, कहां से आएंगे, इसलिए इस तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप? हिमांशु जी, मेरे को चिंतामणि जी की आवाज पूरी साफ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं अपनी राय इसमें दे सकता हूँ जी। देश को इसका फायदा होगा जी। हमारे युवा डिसिप्लिन हो जाएंगे, वो देशभक्त हो जाएंगे, आर्मी उनको ट्रेन करेगी।
लेकिन उसकी कीमत जो हम चुका रहे हैं कि आप तलवार को ही ब्लंट कर रहे हो। जो हमारे ऑपरेशनल स्थिति जो है जिसमें दोनों तरफ हमारे बॉर्डर के खतरा है आपको, इस माहौल में ये ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन एक्टिव सेना से करना है। आप उनको एडिशनल दे दो जी। अगर पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो उसमें मैं आंकड़े देता हूं। आप सेना की पेंशन के पीछे पड़े हुए हो। सैनिक हमारे 85% 35 और 40 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जब उनकी सैलरी भी लो होती है, उनकी पेंशन भी लो होती है जी। हमारे सिविलियन काउंटर पार्ट, ये नहीं कि मेरी उनसे कोई दुश्मनी, वो भी हमारे बच्चे हैं जी। आपने एक नई स्कीम ले आया पिछले पे कमीशन में, नॉन फंक्शनल अपग्रेड, जो फौजियों को लागू नहीं है। यानी एक कर्मचारी जो पहली प्रमोशन के लिए भी अनफिट पाया गया है, वो उसी रैंक में उसी पोस्ट में रहेगा, नौकरी 58 साल तक रहेगा, लेकिन जब रिटायर होगा उसकी तनख्वाह बढ़ते बढ़ते एडिशनल सेक्रेटरी के बराबर चली जाएगी। बहुत खर्चा है इसमें। आपके 52 लाख कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, सैनिक तो सिर्फ 19 लाख है, 35%, वो भी कम तनख्वाह कमाने वाले। तो किट्टी तो वही है, आप उसको डिफेंस कहें या पेंशन सिविल कहें, जीडीपी तो एक ही है। आप उस तरफ फोकस रखें, लेकिन आप सेना में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि सेना एक डिसिप्लिन फोर्स है, हुक्म देंगे हुक्म मान लेगी और उसको कामयाब करके भी पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अंदरूनी जो उनकी समस्या आएंगी, देखिए हिमांशु जी, ये समझना जरूरी है कि दो ऑपरेशन जो आर्मी करे दो किस्म के हैं। एक तो रेगुलर वार जब होती है, जैसे 65 में हुई थी, 65 में, 71 में, कारगिल में, वहां एक बटालियन सामूहिक तरीके से काम में जाती है। वहां अगर थोड़ा सा कोई झिझक वाला है वो भी साथ चल पड़ता है। दूसरा जो कि हम रोजाना लगे रहते हैं, काउंटर टेररिज्म, उसमें इंडिविजुअल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप मकान में दो टेररिस्ट छुपे हुए, आप उनको न्यूट्रलाइज करना चाहते हो, आप टीम भेजते हुए अंदर जाओ, जान पर जोखिम उठाओ, लेकिन उनको खत्म करो। कोई भी कमांडर ये नहीं चाहेगा कि ऐसे टेम्परेरी या कंट्रेक्चुअल सिपाही को वो भेजे जिसके मन में ये आशंका है कि भाई इसका लगाव ही नहीं है फौज से, उसकी आशंका तो 4 साल के बाद क्या होगा। तो जाहिर है ये तो मानसिकता है कि भाई उसकी इन्वॉल्वमेंट, उसकी कमिटमेंट वो नहीं हो सकती। तो रेगुलर आप अगर पैसा प्रॉब्लम नहीं, जैसे रक्षा मंत्री ने कहा है, तो इनको रेगुलर की चलते रहने दे, आप उसमें कमी मत करो, इनको एडिशनल डाल दो। फौज वही साहब बार बार एक ही बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपको देश को अनुशासित करने की जरूरत महसूस हो रही है, देश के युवाओं को दक्ष करने की महसूस हो रही है, देश के युवाओं को प्रशिक्षित करने की जरूरत हो रही है, तो आप साथ साथ इस योजना को चला लीजिए। लेकिन सेना को जो पूर्णकालिक सैनिक उपलब्ध कराए जाते हैं, जिस स्कीम के तहत, जिस योजना के तहत परंपरागत चले आ रहे हैं, उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। मेरे साथ राकेश दहिया जी है, उनकी बात हम सुन नहीं पा रहे हैं जितना बेहतर तरीके से सुनना चाहिए। एक बार फिर कोशिश करते हैं, फिर गुरदीप सप्पल जी आपके पास आते हैं। जी राकेश जी। जी सर। जी, अब आपकी आवाज बिल्कुल साफ है, थोड़ा बताएंगे क्या दिक्कत है? सर देखिए, युवाओं में जो रोष है, युवाओं के अंदर जो गुस्सा है जी, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने 2 साल 3 साल से लगातार फिजिकल और रिटन टेस्ट के ऊपर फोकस किया है, अपनी तैयारी की है, वो समय उन्होंने इस टेस्ट के लिए दिया है। और गवर्नमेंट ने उन बच्चों का फिजिकल टेस्ट ले लिया, मेडिकल टेस्ट ले लिया, रिटन टेस्ट पेंडिंग रखा इंडियन आर्मी का। जी। तो जिस बच्चे ने भर्ती की प्रक्रिया जो 80% कंप्लीट कर लिए रिटन टेस्ट के कारण 2 साल बाद में उसको कैंसिल के लिए बोला जाता, तो बच्चों के अंदर गुस्सा और रोष जायज है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट को या डिफेंस मंत्रालय को, आर्मी चीफ को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और ये टेस्ट जरूर लेना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात राकेश दहिया जी ने हमारे कार्यक्रम में सार्वजनिक की है, और इसमें चिंतामणि जी आपकी टिप्पणी चाहिए। आप बड़े संवेदनशील पार्टी के प्रखर नेता हैं, आपने फिजिकल टेस्ट ले लिया, सारे टेस्ट ले लिए, केवल रिटन टेस्ट बचा है। 2 साल से बच्चा लगा हुआ है इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के संदर्भ में, और अचानक आप ऐलान कर देते हैं अब ये नहीं होगा, हम नई योजना के साथ आएंगे। क्या गुनाह किया इन युवाओं ने जिन्होंने 2 साल आपके ऊपर भरोसा करके काट दिए? कुछ अपराध बोध है चिंतामणि जी? कुछ आत्मग्लानि है? कुछ इस बात को लेकर अफसोस है कि आप युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं?
देखिए, प्रत्येक परिवर्तन कुछ असुविधा लाता है, कुछ असंतोष लाता है, असहमति लाता है और सामान्यतः ऐसा कोई परिवर्तन इस देश में, इस विश्व में नहीं हुआ जिसका विरोध ना हुआ हो। स्वाभाविक रूप से इसका हुआ है। कोविड के कारण परिस्थितियां विशेष थी और इस कारण भर्ती नहीं हो पाई, नहीं तो होती ही सही। और इसलिए केवल इसमें सरकार को दोषी मानना, इसमें अनेक अनेक दूसरे कारण भी हैं। तो सरकार को दोषी मानना ही ठीक है कि असमय आ गया, एक बार जो तैयारी कर रहे थे उनको भर्ती का अवसर देना चाहिए था। लेकिन कोई भी परिवर्तन अगर अच्छे उद्देश्य से लाया जाता है तो असुविधाओं को दरकिनार करना चाहिए। तो चिंतामणि जी बौद्धिक बात कर रहे हैं, दार्शनिक बात कर रहे हैं, बोले ठीक है ना, असुविधा है, कोई भी परिवर्तन असुविधा के साथ में आता है, बर्दाश्त कर लीजिए। अब आपने 2 साल लगाए थे, हम नहीं ले रहे, अच्छे के लिए नहीं ले रहे हैं, तो इसमें इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, क्यों सड़क पर उतर रहे हैं? कमोबेश ऐसा तर्क चिंतामणि जी का है। देश के युवा को इस तर्क को समझना चाहिए, मानना चाहिए। ये अपेक्षा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता चिंतामणि जी की है। पर मैं गुरदीप जी के पास जाऊं उससे पहले कादियान साहब आपसे जानना चाहूंगा, कितनी मार्मिक अपील है चिंतामणि जी की, कितनी सराहनीय फैसला है सरकार का कि हजारों बच्चों ने देश भर में अपने फिजिकल टेस्ट क्लियर किए हुए हैं, एक रिटन टेस्ट के इंतजार में 2 साल से बैठे हैं और अब उन्हें बता दिया गया है कि जिसकी तैयारी तुम कर रहे थे वो नहीं होगा। क्या इसके बाद उनका सड़क पर उतरना नाजायज है? क्या उनकी प्रतिक्रिया गलत है? क्या सरकार का इस प्रकार की दलील दिया जाना जायज है? सवाल है जी। कादियान साहब, सवाल मुझसे हिमांशु जी। देखिए, अगर ये जायज चिंता नहीं होती तो प्रोटेस्ट करते ही क्यों बच्चे जी? वो किसी के बहकावे में नहीं आ सकते। आज के दिन बड़े वेल इन्फॉर्म्ड है बच्चे, सब सोशल मीडिया पढ़ते हैं, सारी खबरें उनके पास है जी। तो उनकी चिंता जाहिर है। जो राकेश ने कहा है वो तो सिर्फ इमीडिएट प्रॉब्लम पर फोकस कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम तो लंबे अरसे की है। अगर आज सरकार कहे कि ठीक है इस लॉट को हम ले लेते हैं परमानेंट सिपाही, अगली बार फिर ये स्कीम, तो ये प्रॉब्लम तो फिर भी रहेगी। भाई पैसा तो हर देश को चाहिए, चाइना को भी चाहिए, उनका बजट हमसे 3 गुना ज्यादा है। हम अमेरिका की मिसाल लेते हैं, उनका बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है। हम इजराइल की मिसाल लेते हैं, इजराइल तो बच्चा पैदा ही पेट्रियोटिज्म होता है जी। छोटा सा देश है जो हरियाणा से आता साइज का है, 90 लाख उनकी पॉपुलेशन है। वो तो चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरे हुए हैं। अगर वो पेट्रियोटिक नहीं है तो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। उनको पेट्रियोटिज्म आर्मी से नहीं मिलता, आर्मी को उनसे मिलता है। तो हमारी समस्या दूसरी है। देखिए, गांव की कहावत है, जहाँ तक पैसे का सवाल है, कि अगर आपको मिठास चाहिए तो गुड़ तो डालना पड़ेगा जी। आपको पैसा तो लाना पड़ेगा, वरना ये सारी आप अगर मर्म की बात कह दी कादियान साहब ने। कुल मिलाकर अगर आपको सेना को मजबूत रखना है, सेना का हौसला रखना है, सेना को चुनौतियों के मुकाबले सुदृढ़ करना है, तो कुल मिला के पैसा तो लाना पड़ेगा। आप इस प्रकार की कहानी के साथ में सेना के साथ खिलवाड़ करें, ये ठीक नहीं है, ऐसा अनुभवी जनरल कादियान साहब का कहना है। गुरदीप सप्पल जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, एक बार उनकी बात सुनते हैं। आज दिक्कत ये जा रही है कि चिंतामणि जी भावनाओं के तहत बात करना चाह रहे हैं, तथ्यों के साथ बात करना नहीं जा रहे हैं, इसलिए सत्तारूढ़ दल की बात पूरी तरीके से हमारे बीच में आ नहीं पा रही। वो भावनाओं से ही चाहते हैं कि काम निकल जाए, लेकिन तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं गुरदीप सप्पल जी। फिर कौन सा तथ्य रखना चाहते हैं, दिलचस्पी है हमारी। जी गुरदीप जी। थैंक यू हिमांशु जी। मुझे चिंतामणि जी की बात का ही जवाब देना है, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा बहुत जोर शोर से कर रही है बीजेपी कि इससे मिलिटराइज कर देंगे हम सोसाइटी को, हर व्यक्ति जो है वो आर्मी में की ट्रेनिंग लेना चाहिए और हमारी फौज इससे ज्यादा मजबूत हो जाएगी। तो चिंतामणि जी, पहली बात तो ये समझिए कि इजराइल की तरह हर व्यक्ति को आप ट्रेनिंग नहीं देने जा रहे जी। इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर 45,000 पद जो आपने इस साल निकाले हैं, हर साल 45,000 निकालेंगे, तो 10 साल में केवल 3,37,000 ऐसे लोग होंगे जो ट्रेंड होंगे और फौज में नहीं होंगे। पहली बात ये समझिए। तो आप कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं इसके थ्रू जो आपको लग रहा है कि आपकी सरकार कर रही है और सबको तैयार कर रही है, वो नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अभी 14 लाख हमारी भारतीय सेना में है जवान। आपकी इस योजना के बाद 10 साल में 3,52,000 कम हो जाएंगे। ये आपको शायद मालूम नहीं है, आपकी सरकार ने आपसे शेयर नहीं किया, मैं शेयर कर देता हूं। एक्चुअल स्ट्रेंथ कम होने जा रही है। तीसरी बात, जो आप इजराइल की बात करते हैं, हालांकि आपकी सरकार ने किसानों के मामले में अमेरिकी मॉडल फॉलो करने की कोशिश की, सेना के मामले में इजरायली मॉडल कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है।
इजराइल में कंपलसरी जो भर्ती आज हो रही है वो भी 2024 में खत्म कर रहे हैं, क्योंकि वो सिस्टम अच्छा नहीं है। अमेरिका खत्म कर चुका, चाइना खत्म कर चुका, यूरोपियन देश खत्म कर चुके। जिसको आप सही मान रहे हैं वो 70 साल पुरानी कहानी है। आप हमें कह रहे थे ना वक्त के साथ बदलना चाहिए, आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल भी कंपलसरी जो आर्मी की ज्वाइनिंग थी वो 2024 में खत्म करने जा रहा है, क्योंकि उससे समाज नहीं सुधरता। इजराइल को 70 साल हो गए हैं, वो छोटे से फिलिस्तीन के साथ हिंसा खत्म नहीं कर पाया, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, कितनी भी सेना हो। हमने खत्म किया आतंकवाद को पंजाब में, नागा इसमें मणिपुर में, असम में। आप अपने को देखिए कि भारत में क्या हुआ है। इजराइल को देखेंगे तो यही होगा जो अभी आप कर रहे हैं। हमारे को चिंता ये है कि जिस रास्ते पे आपकी सरकार चल रही है उसमें ना केवल जनता को गुमराह कर रही है, बल्कि सेना में जो जरूरी है उस पे पर्दा डालकर केवल पैसा बचाने के लिए, क्योंकि आपसे अर्थव्यवस्था चल नहीं रही है, आप पूरे सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। पूरे सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। मैं चिंतामणि जी वापस आपके पास लौटता हूं और आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। किसान को आप पहले नाराज कर लिए, अब जवान के संदर्भ में भी आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जब किसान और जवान दोनों के स्तर पर ही आपको लेकर इतनी नाराजगी है तो देश को मजबूत किसके लिए बना रहे हैं, ये सवाल है। किसान पहले ही बोल रहा है कि हमारे संदर्भ में आप जो बिगाड़ सकते हैं वो बिगाड़ने की कोशिश कर लिए। अब जवान सड़क पर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। तो आप थोड़ा बताएंगे इस संदर्भ में कि आखिर चाहते क्या है आप? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसान नाराज होते तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं बनती जी। ये, और खुद वहाँ जहाँ टिकैत का गांव है वहां से भारतीय जनता पार्टी जीती है। इसलिए ये केवल दूसरे राष्ट्र विरोधी शक्तियों के इशारों पर चलने वाले आंदोलन थे। सरकार को काम करने से रोकने की एक कोशिश थी। सरकार निर्णय न ले सके और एक एक निर्णय पर कई महीनों तक अटकी रहे, तेजी से काम न कर सके। एक सवाल है, बहुत माफी के साथ कर रहा हूं। आपने कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों चलने वाला आंदोलन था और इस देश की मजबूत सरकार ने राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथों चलने वाले आंदोलन के आगे घुटने टेक दिए और अपने तीनों कृषि सुधार कानूनों को वापस ले लिया। आप जान रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? देश की आज़ादी के बाद के सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बताए जाते हैं नरेंद्र मोदी जी, और उनके संदर्भ में आप जैसा विचारवान राजनेता ये बता रहा है कि उन्होंने राष्ट्र विरोधी ताकतों के द्वारा चलाए गए आंदोलन के चलते अपना फैसला बदल लिया। आप तो उनकी पूरी साख पर सवाल उठा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? नहीं, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं। देश का जब बड़ा हित होता है तो छोटे हितों को छोड़ना पड़ता है, और हम नहीं चाहते थे कि पूरे देश में जो देश के हित में काम करने वाले फैसले हैं वो रुक जाए। तो इसलिए हमने बड़ा सोचा, ठीक है ये किसानों के लिए आगे भी फैसला हो जाएगा। और खुद किसानों को लग रहा है, इसीलिए खुद टिकैत जी को ही उनकी संस्था ने हटा दिया, उनको बाहर कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो किसान खुद समझ रहे हैं कि वो एक अच्छी योजना थी। ऐसे युवा भी इसे समझेंगे कल। तो हमेशा छोटा बलिदान देना पड़ता है बड़े हित के लिए। तो अब किसको बलिदान देने की नौबत आ रही है? सामने जनरल कादियान साहब बैठे हैं, या उनके संदर्भ में भी आपकी ऐसी आशंका है कि राष्ट्र विरोधी तत्वों के बहकावे में आकर इस देश के पूर्व जनरल भी आ गए हैं और वो लोग इस योजना के संदर्भ में तथ्य रख रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो जनरल कादियान साहब जो बात कह रहे हैं कि भाई आपको अगर देश के युवाओं को प्रशिक्षित करना है तो पैरेलल अग्निवीर स्कीम चला लीजिए, अग्निपथ स्कीम चला लीजिए, लेकिन सेना का जो परंपरागत जवानों की भर्ती का तरीका और उनकी सेवाएं लेने का तरीका है उसके साथ भगवान के लिए खिलवाड़ मत कीजिए। सुनेंगे ऐसे अनुभवी जनरल की बात को या अनसुना करेंगे चिंतामणि जी? कादियान साहब के विषय में एक शब्द भी मत बोलिए, वो बहुत सम्मानित सैनिक है। और आप पूरे बहस में देखिए, मैंने उनके एक शब्द को भी कभी वो उसमें नहीं बोला हूं, एक शब्द भी कादियान साहब के किसी विषय। लेकिन समर्थन में भी कहां बोल रहे हैं आप मालवीय जी? आप उनकी खिलाफत में नहीं बोले। उन्होंने इतनी बार कहा कि भाई ये स्कीम के संदर्भ में बाकी जवानों की भर्ती के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। कहां समर्थन में बोल रहे हैं? बोलिए ना। हाँ, मैं पार्टी में बात करूंगा, मैं सरकार में बात करूंगा, कादियान साहब की बात को पहुंचाऊंगा तो लगे कि आप उनका सम्मान कर रहे हैं। कहां आप उनके समर्थन में एक लाइन भी बोले हैं चिंतामणि जी? आप जैसा प्रखर नेता हमारे साथ है, समर्थन में एक शब्द नहीं निकाला। नहीं, मैं उनका जो नुक्ता नजर है, उनका जो तथ्यात्मक अध्ययन है, उनका जो तार्किक दृष्टिकोण है, मैं उसका स्वागत करता हूं। सरकार को सुनना चाहिए और सरकार सुनने के लिए तैयार है। इस तरह की तमाम, और हर बार सरकार ने आवश्यक होने पर परिवर्तन किए। हम कांग्रेस की तरह जड़ पार्टी नहीं है।
तो काजल साहब आपको बधाई हो। कुल मिला के चिंतामणि जी ने यहाँ करके मैं बताया कि सरकार आपकी बात सुनेगी, जो आपके सुझाव हैं उस पर विचार भी करेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कुल मिलाकर अग्निपथ स्कीम के चलते देश के एक बड़ी संख्या में जो युवा वर्ग है उसके अंदर असंतोष है। उस असंतोष का समय रहते समाधान किया जाना जरूरी है। सेना के से जुड़े हुए तमाम विशेषज्ञ इस योजना के संदर्भ में अपनी चिंताओं को सार्वजनिक कर रहे हैं। क्या जरूरी नहीं है कि सरकार इन चिंताओं को समझने की कोशिश करे और समाधान की कोशिश करे? योजना घोषित होने के बाद प्रतिक्रिया के चलते आप उम्र की सीमा बढ़ाते हैं कि आप 21 साल की जगह एक बार 23 साल तक की उम्र करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तमाम प्रकार की अन्य सरकारी भर्तियों में आरक्षण की दनादन घोषणाएं शुरू कर देते हैं। तो कुल मिलाकर सवाल इस बात का उठता है कि अगर सरकार ये दावा कर रही है कि ये योजना 2 साल के लंबे विचार विमर्श के बाद लागू की गई, तो 2 दिन के अंदर ही इतने सारे संशोधन की नौबत क्यों आन पड़ी? तय बात है कि इसके सारे आयामों पर जिस तरीके से विचार किया जाना था, कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है। बेहतर होगा कि पहले युवाओं की नहीं बल्कि इस क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों की चिंताओं के समाधान खोजे जाएं, उसके बाद इस योजना पर आगे बढ़ा जाए। क्या सरकार इस संदर्भ में कोई समय रहते कदम उठाएगी, जानने में दिलचस्पी है। अभी तक तो जाहिर ये हो रहा है कि सरकार इन सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए लगातार आगे बढ़ेगी। लिहाजा नाजुक समय अभी बना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि समय रहते एक संतोषजनक समाधान तक पहुंचने की कोशिश दोनों पक्ष करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस नाजुक विषय पर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार के ये हालात हैं उसके संदर्भ में एक कमाल का शेर हमें मिला। उसने कहा है शायर ने कि बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस कि दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयसर नहीं इंसान होना। गालिब ने क्या कमाल का शेर तकरीबन 150-200 साल पहले कह दिया। सरकार जब भी कोई फैसला ले रही है इस देश में उसकी प्रतिक्रिया काफी तीव्र हो रही है। ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से मंथन की दृष्टि से हो तो स्वागत योग्य है, लेकिन विरोध के लिए विरोध अगर परंपरा का हिस्सा बन रहा है तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। कुल मिला के देश के तमाम राजनीतिक दलों को तमाम नाजुक मसलों पर एक साथ बैठना फिर से शुरू करना चाहिए। और चूंकि इस देश में एक दल की स्पष्ट बहुमत की सरकार है तो अपेक्षा तो उसी दल से है कि वह बाकी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की परंपरा को शुरू करे। अगर ऐसा होगा तो शायद देश इस प्रकार के दृश्यों को देखने से बच पाएगा। क्या इस पर कोई गंभीर कदम उठेगा, इसे जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।